जगदीप धनखड़ के बाद अब सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार, जिनका नामांकन आज है 21 तारीख, आखिरी तारीख है जब तक ये नामांकन करना है। कल विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और अब ये लड़ाई उपराष्ट्रपति पद की दक्षिण बनाम दक्षिण की मानी जा रही है। दक्षिण बनाम दक्षिण, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन को उतारकर इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक तरह से एक तीर से कई शिकार किए एनडीए ने, ऐसा कहा जा रहा है। एक तरह का मास्टर स्ट्रोक इसलिए माना गया क्योंकि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, तो महाराष्ट्र की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उनका समर्थन करने के लिए बाध्य रहे, वो उनका समर्थन करें। यही वजह है कि शुरुआत में ही चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या फिर एनसीपी, उनका भी समर्थन की बात आई। वहीं दूसरी तरफ वो दक्षिण से आते हैं, तो दक्षिण का जो खेमा है जिसमें ज्यादातर विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके अंदर भी एक असमंजस पैदा हो जाता है कि दक्षिण के उम्मीदवार का समर्थन क्यों ना किया जाए। यही वजह है कि कल विपक्ष ने भी अपना एक नाम उतारा जो कि दक्षिण के उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी अपना नाम उतारा, लेकिन जो संख्या बल है वो इस वक्त एनडीए के साथ है। सीपी राधाकृष्णन का नामांकन इस वक्त चल रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ अवधेश जी भी हैं, चंद्रप्रकाश जी भी हैं, और मैं एक बार अवधेश जी आपसे पूछूंगी, ये इस वक्त जो तस्वीर है एनडीए के जो सारे प्रमुख चेहरे हैं, अब जब खुद नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो प्रथम प्रस्तावक हैं, 20 प्रस्तावक सीपी राधाकृष्णन के नाम के, और संख्या बल जो बताता है कि कोई समस्या नहीं होगी उपराष्ट्रपति पद सीपी राधाकृष्णन के लिए। निश्चित रूप से अभी जो संख्या है वो कुल मिला के लोकसभा राज्यसभा को देखेंगे तो जो अभी प्रभावी संख्या है वो 781 करीब बैठता है, तो 391 का वोट चाहिए और इस समय एनडीए के पास 422 का है। तो निर्वाचन में ऐसे कोई समस्या नहीं है। और आपने खुद ही बताया कि 20 सांसदों का प्रस्ताव चाहिए, तो 20 सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया होगा और वो आए हैं सीपी राधाकृष्णन यहाँ। जो आईएनडीआईए ने जो अपना उम्मीदवार, जैसा आपने खुद कहा है कि वो दक्षिण बनाम दक्षिण, लेकिन दोनों में जो फंडामेंटल जो एक गुणात्मक कहिए या मौलिक भेद है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कोर सिद्धांत पर काम करने वाले व्यक्ति को, जो कि 16-17 वर्ष के उम्र से अपनी आइडियोलॉजी से जुड़ा रहा, जिसकी पहचान वो आइडियोलॉजी रही, उस रूप में काम किया, उसको उपराष्ट्रपति में उतारा है और एनडीए का उसको पूरा समर्थन मिला है। तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत की राजनीति कहां से कहां पहुंच गई है। दूसरी ओर इसको कांग्रेस ने यह कहा है कि हमने जो, उन्होंने तो संघ का उम्मीदवार ला दिया है, हमारे जो उम्मीदवार हैं वो संविधान कानून के ज्ञाता है, जीवन पारदर्शी रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने इसको आइडियोलॉजी की लड़ाई बना दी है कि उधर से संघ वाली आइडियोलॉजी है, हमारा है। तो अब ये बीजेपी ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन कांग्रेस ने चूंकि आइडियोलॉजी की इसको लड़ाई बना दी है, इसके बावजूद एनडीए को समर्थन मिल रहा है, इसके बावजूद विजय हो जाती है, तो इसको किसकी विजय मानी जाएगी? ये आइडियोलॉजी की विजय होगी या व्यक्ति की विजय होगी? इसीलिए कांग्रेस ने स्वयं इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि एक आइडियोलॉजिकल वार हमारे बीच है। सेकेंड बात जो है कि सीपी राधाकृष्णन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित संदेश दिया है। उसी प्रकार से बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में देखेंगे तो उसका कोई निश्चित संदेश नहीं है। ये कांग्रेस ये नहीं कह सकती है कि हम तो ऐसे पद के लिए गैर राजनीतिक व्यक्ति को देते हैं। पिछली बार आपने मार्गरेट अलवा जी को लड़ाया था कि नहीं लड़ाया था? तो आपका ये मानक नहीं रहा है कि हम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में हम गैर राजनीतिक दे रहे हैं। तो इस बार आपकी सीटें पिछली बार से ज्यादा है, फिर भी आप किसी पार्टी या किसी नेता के चेहरा को क्यों नहीं ला सके? तो क्या इसके पीछे यही भय था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हम में से किसी दल का कोई चेहरा होगा तो ये वोट इधर से उधर जा सकता है? इस खतरे के लिए आपने वी सुदर्शन रेड्डी जी को लाया है। तो उससे कोई पॉलिटिकल मैसेज उनके बीच नहीं जाता है। यहां बीजेपी के अंदर पॉलिटिकल मैसेज जो है वो पहला मैसेज तो ये है कि हमने जो दूसरे विचार के लोगों पर कुछ प्रयोग किए थे, उसके आधार पर हमारी जो है, चाहे वो जगदीप धनखड़ हो, सत्यपाल मलिक हो, तो वो अब जो 100% परीक्षित हमारा है उसी को प्रमुख स्थान पर हम लाएंगे। और ये थोड़ी सी इसका अंतिम लाइन देखिए, तस्वीरें मैं जरा एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि जिस वक्त आप ये बात बता रहे हैं, इस वक्त उस कमरे में मौजूद जो सारे
मुझे कहना चाहिए इस वक्त वीवीआईपीज हैं, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो सब आपस में भी एक तरह से एक संवाद चल रहा है। सीपी राधाकृष्णन जिन्होंने प्रधानमंत्री से इससे पहले भी मुलाकात की जब उन्हें इस उम्मीदवारी के लिए चुना गया, और उन्होंने जाकर मुलाकात की थी, वो तस्वीरें भी हम सब ने देखी हैं। आज भी जब वो अंदर आए तो हाथ पकड़कर सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री का हाथ पकड़कर उन्हें धन्यवाद दे रहे थे, एक तरह से इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर रखी गई है। आप ये देख रहे हैं, ये इस वक्त एक बहुत ही पावरफुल फ्रेम जो आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी बैठे हैं और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बैठे हैं, और ये एक तस्वीर जैसा कि अवधेश जी बता रहे थे कि सीपी राधाकृष्णन जिनका सफर भारतीय जनसंघ से शुरू हुआ, आरएसएस की विचारधारा से वो जुड़े रहे, उसके बाद सांसद बने, फिर वो उन्हें राज्यपाल बनाया गया, और महाराष्ट्र के राज्यपाल, इससे पहले उनके पास एडिशनल चार्ज भी रहा जब वो राज्यपाल रहे तेलंगाना के भी। ये सीपी राधाकृष्णन जो कि एक संघ की विचारधारा से जुड़े रहे, ये चर्चा लगातार हो रही है कि एक संघ के कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, दक्षिण के व्यक्ति को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये बहुत से लोगों ने ये भी कहा है चंद्र प्रकाश जी कि एक तरह से दक्षिण को साधने की भी कोशिश है सीपी राधाकृष्णन के जरिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने देखा है बीजेपी के अंदर, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि ये तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ऐसे में जिन चेहरों ने ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि आप इस वक्त फ्रेम में दो चेहरे ऐसे देख रहे हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सीपी राधाकृष्णन हो, जिन्होंने शुरुआत से जमीनी काम किया पार्टी के लिए, उन्हें उच्च पदों तक पहुंचाना, ये क्या पार्टी एक संदेश देती है? चंद्र प्रकाश, राजनीतिक दल एक काम कर रहा है तो वो राजनीतिक संदेश देगा, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। निश्चित रूप से दक्षिण भारत एक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां पर उनको अपनी राजनीति, अपना पैर जमाना है। एक तो ये हुई ये बात। अब हम बात है भाजपा और कांग्रेस की जो राजनीति है, अच्छा होता कि ये एक आम सहमति से उपराष्ट्रपति बनते और आगे काम करते, जो विपक्ष की शिकायतें होती हो सकता है तब कम होती हैं, लेकिन जिस तरीके से कन्फ्रंटेशनल तरीका जो कांग्रेस का और विशेष रूप से राहुल गांधी का है, उसमें यह संभव अब आज के समय में नहीं दिखता है, क्योंकि इस तरीके का कोई कंसेंसस बन नहीं सकता और वो अंततः चुनाव की स्थिति में हम जा रहे हैं। अब देखिए इसमें संदेश क्या जा रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं। ये एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति का जीवन हम सभी जानते हैं, उसको लेकर तरह तरह के विषय हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे सुदर्शन रेड्डी जी हैं, जो INDA गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनका आप देखिए तो वो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनके निर्णय उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने जो निर्णय दिए, उन्होंने जो फैसले सुनाए, या आज भी वो टिप्पणियां जो करते हैं तो उन्होंने क्या कहा। उनका जो सबसे पहला तो उनका जो एक सबसे आते ही सल्वा जुडुम की बात आ रही कि सल्वा जुडुम के अगेंस्ट उन्होंने एक फैसला दिया। सल्वा जुडुम का फैसला बताता है कि जो पूरी ये लड़ाई इस समय रेड कॉरिडोर के अगेंस्ट अमित शाह की या भारत पूरे देश की चल रही है कि भारत से नक्सलवाद को समाप्त करना है। उस नक्सलवाद को जब समाप्त किया जा रहा था और एक शक्ति जो थी जो समाप्त कर रही थी, उस पर रोक लगाने वाले ये व्यक्ति हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दक्षिण और बनाम दक्षिण करने की कांग्रेस की नीयत थी, कांग्रेस की नीयत कुछ और भी थी। तो कांग्रेस एक मैसेज दे रही है, सटल मैसेज दे रही है अपने उस वर्ग को जो न कहीं हथियार उठा के खड़ा हुआ है। दूसरा, इन्होंने एक चीज है कि कांग्रेस के प्रति इनकी वफादारी भी एक सिद्ध हो रही है कि भोपाल गैस कांड का जो केस था, उसमें वहां के जो पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए जो जब केस गया था तो उसको खारिज करने में भी इनका नाम आता है। तो इस तरीके के निर्णय बहुत टिपिकल इनके निर्णय हैं, जहां पे कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल टोन भी दिखता है इनके निर्णयों में। तो अब ये जब आएंगे, अच्छा दूसरी बात है कि कांग्रेस भी इनका विरोध कर चुकी है। जब ये गोवा के लोकपाल बने थे, जब ये तो लोकायुक्त बने थे, तो गोवा में यही कांग्रेसी जो थे वो, चूंकि भाजपा ने नियुक्ति की थी तो काले झंडे दिखा रहे थे। ये नाम बहुत जल्दी में इस नाम पर एक सहमति बनाई गई, वहां पे नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जरा वो तस्वीरें फुल काट देते हैं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। सीपी राधाकृष्णन एक बार फिर प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए इस वक्त NDA यानी कि बीजेपी और उसके घटक दलों का एक प्रतिनिधित्व आप देख रहे हैं।